देखिए नमस्कार, हमारा मौजूदगी जो है अभी की विराट रैली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो आज रैलियाँ पटना में हुई है, भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान को लेकर के। अब सर मेरे साथ अभी मौजूद है रामजीवन जी। सबसे पहले तो क्या कहेंगे सर अपनी इस अभियान को लेकर के? ये अभियान आप साफ देख रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ जी। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी का समझ जी। क्यों है कि भाजपा हटाओ, जबकि पूरे देश में लोग सोच रहे हैं, हालांकि अब वातावरण बदल रहा है कि नहीं भाजपा के लोग अच्छे हैं, वातावरण बदल रहा है। हाँ, अब वातावरण बदल रहा है। पहले अच्छे मानते थे, अब अच्छे नहीं मानते हैं। इसीलिए मानते थे, पहले मानते थे। हाँ, कुछ समय लगा कि ठीक है भाजपा, हाँ, भाजपा ठीक है। अब लग रहा है कि नहीं गलत, हम लोग अब है नहीं कि ये नाम देता है। हालांकि इनके प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी और उनसे ऊपर के लोग वो तो थोड़ा संयत रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को रेड अलर्ट करके और सावधान करने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो रेड वाले हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो और ऐसे दूसरे लोग हों, ये आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, आम जनता के पक्ष में खड़ा होते हैं, आम जनता के शिक्षा के सवाल पर खड़ा होते हैं। नारा हम लोगों का था कि चाहे भंगी हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, सबको सरकार के माध्यम से मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 21A जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि जिसमें ये कहा गया कि 6 बरस से 14 बरस के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का मौलिक अधिकार है। अब ये जो लगे हुए हैं पूरे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण करके आम लोगों के हाथ से शिक्षा छीनने का काम किए हैं। इसलिए देश को बचाने की बात है, क्योंकि ये जो आवाम हमारे सामने हैं, यही आवाम मूल रूप से देश के रीढ़ हैं, जो दिन रात मेहनत करके कमा करके और धन्ना सेठों की सेवा भी कर रहे हैं और आम लोगों को जो हमारे जैसे मध्यम वर्ग हैं इसकी भी सेवा कर रहे हैं। इसको फसल उपजा करके दिन रात कड़ी मेहनत करके चाहे दूसरे जगह काम करके ये लोग हम लोगों की सेवा अपना पेट का रोटी काट करके, अपने बच्चों के पेट का रोटी काट करके और सेवा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, चाहे शिक्षा के सवाल पर हो या उसी प्रकार से स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य लोगों को पाने का भी अधिकार है, लेकिन स्वास्थ्य का पूरे रूप से जितने सरकारी संस्थान हैं उन स्वास्थ्य देने का हॉस्पिटल है उसको कमज़ोर किया जा रहा है और कुकुरमुत्ते के तरह निजी हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया जा रहा है। निजी जो शिक्षा देने वाले हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उसी प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आपको जो JNU है, JNU विश्व स्तर का संस्थान है, लेकिन उसको भी आम जनता के नज़र में बदनाम किया जा रहा है और इसमें और दूसरा कोई नहीं, ये भाजपा वाले हैं। उनके संगठन जो विद्यार्थी परिषद हैं, ये लोग हैं। ये लोग पूरे देश में जो सरकारी तंत्र के माध्यम से आम लोगों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था दी गई है, चिकित्सा की व्यवस्था दी गई है या उद्योग की व्यवस्था दी गई है, ये सारे के सारे को समाप्त करके और निजीकरण की ओर ढकेल रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि चाहे उद्योग हो, रेलवे हो, दूसरा चीज़ हो, सब प्राइवेट के हाथ में चला जाए। अभी सुनते हैं ये वंदे मातरम है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या वंदे मातरम ये रेलवे विभाग का है? रेलवे का नहीं है, वो प्राइवेट चलाने वाला है। रेलवे का संसाधन, रेलवे का पटरी, रेलवे का स्टेशन, लेकिन वो चलाने वाले प्राइवेट हैं। एक बात कहना चाहेंगे सर, कुछ संस्थाएं हैं जो प्राइवेटेशन हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है उससे विकास होगी देश में? नहीं विकास होगी, नहीं ना। देश किन्स ने थ्योरी दिया था
किन्स एक अर्थशास्त्री हैं जो धन्ना सेठों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, अपना दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा ट्रिकल डाउन की पॉलिसी ये है कि छत पर ऊपर है, पानी भर गया तो धीरे धीरे रिश्ते और वो ज़मीन पर आ जाएगा और सबको सुखी कर देगा। ये ट्रिकल डाउन की पॉलिसी है। आज जब 2008 में मंदी आई अमेरिका में, और अमेरिका के न्यूयॉर्क को वहाँ के लोगों ने इसलिए घेर लिया, 8 दिन तक घेरे रखा कि वहाँ पर वहाँ के धन्ना सेठों को अमेरिकी सरकार ने बेल आउट पैकेज देने का काम किया। तो वो जब बेल आउट पैकेज देने की बात किया, लोगों ने विरोध किया और कहा कि हम 99% है, आप 1% को सुविधा दे रहे हैं, 99 को नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम ये चलने नहीं देंगे। सर एक बार जो आप धन्ना सेठ बोल रहे हैं, धन्ना सेठ होना कोई गुनाह है क्या? धन्ना सेठ होना गुनाह है। कैसे? अगर इनको सुविधा नहीं मिलती है, ये जो महिला खड़ी है, इनके स्वास्थ्य का सवाल, इनके शिक्षा का सवाल, इनके वृद्धा पेंशन का सवाल, इनके बढ़िया से रहने की सुविधा के सवाल, ये सारे जो सवाल खड़े होते हैं, अभी ये इनसे आप जो बात किए इससे ही क्लियर हो जाएगा कि इनके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए ये पूछ रही है कि हाँ यहाँ कैसे जाएंगे। तो इनको जो शिक्षा नहीं मिला, इनको शिक्षा नहीं देने वाली ये व्यवस्था है। और ऐसे एक नहीं है, लगभग 30% आबादी है जो अभी भी लगभग निरक्षर है। दस्तखत कैसू कर लिया लेकिन निरक्षर है। एक और क्वेश्चन है सर, पहले अटल जी के समय से ही लालू यादव हमेशा कहते थे कि भाजपा को हटाओ, भाजपा जो है पूरा बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो अब बताइए सर कि अब तो लालू यादव भी आपके मतलब मंच पे आ रहे हैं। अब देखिए नीतीश जी भी मंच पे आ गए हैं। अब देखिए कांग्रेस के भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी मंच पे आ गए। तो अब इतनी जब शक्तियाँ आपको मिली है तो क्या लग रहा है इसका असर जो है आने वाले चुनाव में दिखेगा? निश्चित रूप से दिखेगा, चूँकि भाजपा आज तक चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे आने वाले 2024 का चुनाव, या विभिन्न राज्यों में जहां भी वो हैं, 50% से अधिक मतदाताओं का वोट नहीं प्राप्त किए हैं। और 50% से कम इसलिए है कि वो लोग जो अभी जुटे हैं उसमें अधिकांश जो हैं वो लीडर हैं, चाहे ममता बनर्जी ने हों या ये तेलंगाना वाले हों या शिवसेना वाले हों या उत्तर प्रदेश के अखिलेश हों या दूसरे लोग हों। ये लोग कहते हैं कि अरे ये तो सब अथी है, आपस में जुट ही नहीं सकता है। लेकिन उधर 38 दल है जुटा हुआ और इधर 26 है और कुछ बढ़ेगा। तो ये 26 में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने लोग हैं, सभी के सभी लीडर हैं, सभी अपना विचार रखते हैं, सभी अपनी बातों को रख सकते हैं, जो हम आपके सामने एक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से रख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्षमता है और हम बोलते हैं, इसलिए इंडिया में ऐसे लोगों का जुटान हुआ है। ये स्थिति भाजपा और ये जो गठबंधन है भाजपा का, जिसमें 38 दल है, किसी में ये औकात नहीं है बोलने का। किसानों का कृषि कानून आया, 3 कृषि कानून आया, ये सारे के सारे चुप रहे, इसलिए कि किन्हीं का अपना अस्तित्व नहीं है, वो इनके सहारे चुनाव जीत कर जाते हैं। इसलिए वो लोग भी हैं लेकिन उनकी ताकत और संख्या कम है। इधर ताकत भी है, जन समर्थन भी है, और इसलिए निश्चित रूप से यदि ये आज हैं कल भी रह गए, चुनाव तक इसी एकता के साथ चले तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। ये जो भाजपा हटाओ देश बचाओ की जो अभियान जो चलाए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, बता दें कि लालू यादव का भी सपना था कि भैया भाजपा हटा दीजिए। अब देखिए लालू यादव भी मंच पर आ रहे हैं, जो कि गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं। और देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में गठबंधन की जितनी भी मिल करके जो छोटे छोटे पार्टियां जो मिल करके जो है गठबंधन बना है, अब चुनाव आने तक अगर एक रहते हैं
तो देखना यह होगा कि इनका असर जो है 2024 में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और लगातार उसके बाद भी 2025 में भी चुनाव है, और इसी तरह का खबर हम दिखाते रहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये जो फील्ड खाली हो गया है तब हम खबर क्यों बना रहे हैं, तो बता दें कि हम हड़बड़ में खबर नहीं बनाते हैं, हम जो है पूरा अस्थिर से दिखाने जाते हैं, क्योंकि भाजपा हटाओ देश बचाओ कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो किसी के मन में, किसी के जहन में उछल रहा है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। रामजिंदर प्रसाद जी बहुत दिन से संघर्षरत हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे? आपने जो कहा ये फील्ड खाली हो गया है, चूँकि रैली का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और आज ही अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का सम्मेलन है गेटवे लाइब्रेरी में। जो खेत मजदूर यूनियन से जुड़े हुए लीडर हैं उनको भी वहां जाना था और इसलिए वहां गए हैं। इसलिए जब रैली बंद हो गई है, समाप्त हो गई है, तब आप हमसे कुछ बातें हम आपके साथ कर रहे हैं। वो हड़बड़ में जो होता है ना, बड़े बड़े नेताओं को तो हड़बड़ में लिया जाता है खबर नहीं, इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपसे हम ये चलते लिए हैं कि पूरा अच्छे से हमको विस्तार, क्योंकि आप बहुत दिन से संघर्षरत हैं, आपका हमेशा मतलब सुनते भी हैं, तो इसीलिए हम आपसे बात करने आए थे। हाँ तो ठीक है, तो यही तो मैं अभी आपसे जो कह रहा था कि किसान का सवाल खड़ा हुआ। तीनों कृषि कानून जो लाया गया, क्या वो किसानों के पक्ष में था या किसानों से जमीन छीन करके विभिन्न तरीके को अपना करके कुछ मुट्ठी भर लोगों को देने की योजना थी? इसी को लोग अलग नहीं कर पाते हैं। गठबंधन सरकार से बिहार तो जिस समय 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश आया, हम लोगों ने उसका विरोध किया और उस विरोध के बाद अंततः भारत सरकार को उस दो बार अध्यादेश लाने के बाद ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। चूँकि हमारे उस समय एवी वर्धन थे, उन्होंने नारा दिया था कि खून देंगे, जान देंगे, ज़मीन लेने नहीं देंगे। तो आगे चल करके अध्यादेश को ठंडे बस्ते में डाला गया। उसके बाद जब वो ठंडे बस्ते में पड़ा तो 3 कृषि कानून एन प्रकार जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय लाया गया। लोग संगठित हुए, आंदोलन किए, अंततः भारत सरकार को बाध्य होकर के वो वापस लेना पड़ा। तो वो जो कृषि कानून तीनों था, जो अधिक से अधिक धन संचय करने पर रोक लगाता है, उसके खिलाफ था। इसलिए जो आर्टिकल 38 के खिलाफ है, जो नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 38 आर्टिकल 36 से शुरू होता है। 38 में अलग प्रावधान है कि देश के इनकम को सरकार ये व्यवस्था करेगी कि समान रूप से वितरण हो, और बहुत सारे निर्देश जो दिए गए हैं उसके ये विपरीत है। और ये सरकार जो काम कर रही है, हम लोग जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वैसे सरकार काम कर रही है। ऐसे जो भी संविधान में वर्णित तत्व है, चाहे वो समाजवादी गणतंत्र की बात हो, चाहे लोगों के शिक्षा के सवाल की बात हो, चाहे चिकित्सा के सवाल की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो, भाईचारा की बात हो, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, तो ये सारे के खिलाफ ये कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जरा सा इशारा करेंगे और इनके लोग जहाँ तहाँ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एक सामाजिक समरसता कायम रहनी चाहिए, एक भाईचारा रहना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। इसको ये तोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए देश को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस समय दोहरी नागरिकता का सिद्धांत आया भारत में, आरएसएस वालों ने कहा कि भारत की नागरिकता 2 होनी चाहिए, 2 राष्ट्र होनी चाहिए। तो ये जो 2 राष्ट्र की बात किया, उसी समय से 2 संप्रदायों के बीच दूरी बढ़ने लगी और उसका रिजल्ट हुआ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। और इसका शुरुआत
दूसरा कोई नहीं किया है, वो आरएसएस वालों ने किया है, जो उन्होंने दोहरी राष्ट्रीयता का सिद्धांत दिया पूरे देश में और उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भी खेद जताया है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो 75 साल पहले मुसलमानों को भारत में रहने दिया। गिरिराज माननीय सांसद कहलाएंगे, इन लोगों को माननीय कहना जरूरी है, नहीं तो हमारे ऊपर हो सकता है हम देशद्रोही कहला जाएं। इसलिए माननीय सांसद हैं, वो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते थे, उनकी ये स्थिति थी, सांसद बने हुए सर अभी। वही तो कह रहा हूँ। और ये जाति और धर्म की राजनीति करके, धन्ना सेठों की राजनीति करके, चुनाव में मतदाताओं को खरीद करके, मतदाताओं को भ्रष्ट करके ये आज सांसद बने हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग एक नहीं हैं, अनेकों हैं। इसलिए राजनीति आम जनता की तभी होगी जब सामाजिक कार्यकर्ताओं की राजनीति होगी। ये लोग जो हैं, ये लोग धन्ना सेठों के, इसलिए मैं धन्ना सेठ कह रहा हूँ कि आज जो हो रहा है, आप देखिए कि किसको कितना फंड मिल रहा है पूरे देश से और विश्व से, और कौन देने वाला है। जो इनको फंड देने वाला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा है कि जिसके फंड पर संगठन और राजनीति चलती है, उसी की राजनीति होती है, उसी का संगठन उसके हित में काम करता है। आज वही दिखाई साफ दे रहा है। मतलब बीजेपी के कोई इशारा नहीं, इशारा है आरएसएस वाले के ना ये? नहीं, आरएसएस बीजेपी का मदर बॉडी है। आरएसएस बीजेपी को आरएसएस पैदा करता है, किया है। पहले जनसंघ पैदा किया राजनीतिक संचालन के लिए, राजनीतिक कार्य करने के लिए, अब वो भाजपा पैदा किए हुए है। इसलिए चाहे वो आरएसएस की नीति हो या भाजपा की नीति हो, दोनों की नीति एक रहेगी, तभी भाजपा में हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं तो 1 मिनट में वो कान पकड़ के इनको हटा देगा। इसलिए ये पूरी राजनीति भाजपा का, उस पर पकड़ आरएसएस का है, दूसरे का नहीं है। मैं रामजीवन प्रसाद सिंह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार, साथ साथ मैं एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूं।